आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को मिली है बड़ी राहत। एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज स्कीम के सेटलमेंट की तारीख बढ़ी है आगे। आगे क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना संकट के बीच सरकार ने दी है मदद। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इन राज्यों में फ्री बढ़ रहा है अनाज। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश के इस राज्य में आज से 10 दिन का लगा है संपूर्ण लॉकडाउन। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने लिया ये फैसला बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए भी आज एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बच्चों की कोरोना वैक्सीन को लेकर भी एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को लेकर भी एक बड़ी खबर है। साथ ही लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने 10 दिन के पूर्ण लॉकडाउन का किया है ऐलान। तेलंगाना में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने आज से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। वहीं मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ये जानकारी दी गई है कि बुधवार 12 मई सुबह 10 बजे से 10 दिनों के लिए तेलंगाना के अंदर तालाबंदी लागू करने का निर्णय लिया गया है। इन 10 दिन में सभी गतिविधियों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही यहाँ पर इजाजत दी जाएगी। सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दूसरे राज्यों में लॉकडाउन लगा देने के चलते कई दिनों से चर्चा थी कि मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव तालाबंदी को लेकर बड़ा फैसला कर सकते हैं। इसी को लेकर मंगलवार को ये बड़ा फैसला राज्य के मुख्यमंत्री ने लिया है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर। आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में किया है बदलाव। देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने हाल में ही फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अगर आपने भी इस बैंक में एफडी वगैरह करा रखी है तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। बैंक की ओर से ग्राहकों को 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी की सुविधा यहाँ पर दी जाती है। इस दौरान बैंक की जो ब्याज दरें हैं वो 2.5% से लेकर 6.3% तक यहाँ पर है। वही लेटेस्ट संशोधन के बाद आईसीआईसीआई बैंक 7 दिन से 29 दिनों में मैच्योर होने वाली जमा पर 2.5% ब्याज दे रहा है। वही 30 से 90 दिनों के ऊपर बीच की एफडी पर यहाँ पर 3%, वही 3 महीनों से 6 महीनों के बीच की एफडी पर 3.5% का ब्याज बैंक की ओर से मिल रहा है। इसके अलावा 185 दिन से लेकर 1 साल तक के कम में मैच्योर होने वाली एफडी पर आईसीआईसीआई बैंक 4.40% ब्याज यहाँ पर दे रहा है। इसके अलावा 1 साल से 18 महीनों की अवधि के वाली ब्याज दर यहाँ पर 4.9% है। इसके अलावा यहाँ पर 3 साल से 5 साल के बीच यहाँ पर जो एफडी है उसमें यहाँ पर 5.35% और 5 साल से 10 साल तक की डिपॉजिट पर 5.50 यानी 5.5 का ब्याज आपको यहाँ पर मिलेगा। वही बैंक ने कहा है कि ब्याज 2 करोड़ रुपए तक की जमा राशि पर लागू होता है। इसके अलावा एक अन्य निजी क्षेत्र के ऋणदाता बैंक एक्सिस बैंक ने भी 6 मई से एफडी पर ब्याज दरों को संशोधन किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो अमेरिका में बच्चों को भी लगेगी कोरोना की वैक्सीन। फाइजर कंपनी को मिली है मंजूरी। कोरोना के बेकाबू होते हालातों के बीच अमेरिका से एक अच्छी खबर यहाँ पर सामने आई है। अमेरिका में अब कोरोना वैक्सीन बच्चों को भी लगाई जाएगी। फाइजर की कोविड वैक्सीन 12 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। इस बाबत में अमेरिकी नियामकों ने जरूरी मंजूरी यहाँ पर दे दी है। भारत में भी तीसरी संभावित लहर को लेकर डॉक्टरों ने अंदेशा जताया है कि इस दौर में बच्चों को सबसे ज्यादा यहाँ पर ये जो तीसरी लहर है वो प्रभावित करेगी। इसीलिए जैसे फाइजर की वैक्सीन पर बात आगे बढ़ती है तो भारत के लिए ये एक अच्छा कदम यहाँ पर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना संकट के बीच सरकार ने दी है मदद। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 13 राज्यों में बांटा जा रहा है अनाज। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। रोजाना लाखों की संख्या में केस यहाँ पर दर्ज हो रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। वही मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। वही केंद्र सरकार समेत राज्य सरकारें भी कोरोना की इस दूसरी लहर से निपटने में लगी हुई है। वही कोरोना के चलते देश के कई राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन, तो वही कुछ राज्यों में आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है। वही लॉकडाउन और महामारी की वजह से लोगों को इस वक्त भारी समस्या से गुजरना पड़ रहा है। वही लोग भूखा ना सोए, इसलिए यहाँ पर सरकार की ओर से मदद भी यहाँ पर दी जा रही है। वही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 13 राज्यों में अनाज बांटने का कार्य जोरों पर चल रहा है। आपको बता दें कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज हर महीने पहुंचाया जा सके। वही बीते 10 दिनों में 2 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 1 लाख टन से अधिक अनाज उपलब्ध कराया गया। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए उठाया है खास कदम। WHO ने यूपी सरकार की है तारीफ। देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगने के साथ ही लोकल स्तर पर निरीक्षण पर जोर यहाँ पर दिया है। इसका फायदा अब दिखने लगा है।
वहीं राज्य में लगातार एक्टिव केस में कमी यहाँ पर आ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी योगी सरकार की यहाँ पर जमकर तारीफ की है। वहीं WHO ने एक के बाद एक कई यहाँ पर ट्वीट किए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की ट्रेस और टेस्ट और ट्रीट के फॉर्मूले पर काम करने के प्रयास की जमकर यहाँ पर तारीफ की है। WHO ने कहा है कि भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों का पता लगाने के लिए टीम गठित की है, जिसने घर घर जाकर कोविड के एक्टिव केसों की पहचान की है और संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों को भी यहाँ पर जाँच की। इस प्रयास से कोरोना संक्रमण को काबू करने में मदद यहाँ पर मिली है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, LTC स्पेशल कैश पैकेज की फाइनल सेटलमेंट की अंतिम तारीख को सरकार ने की है आगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए LTC स्पेशल कैश पैकेज स्कीम का फायदा लेने की अंतिम तारीख सरकार ने आगे बढ़ा दी है। अब इसके लिए 31 मई तक बिल जमा किए जा सकेंगे। पहले इस स्कीम के लिए अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2021 थी। सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण हो रही मुश्किलों को देखते हुए यह अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला यहाँ पर किया है। हालांकि इस स्कीम के लिए खरीदारी करने की जो निर्धारित तारीख है वो 31 मार्च 2021 है, वो उसको यहाँ पर नहीं बदला गया है। इससे उन सरकारी कर्मचारियों को मदद मिलेगी जो इस स्कीम का लाभ लेना चाहते थे लेकिन निर्धारित अवधि में बिल जमा नहीं करा सके थे। वहीं केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष भी यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव यहाँ पर LTC के बदले स्पेशल जो पैकेज है उसकी यहाँ पर घोषणा की थी। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की ओर से खपत को बढ़ावा देना था। इसका लाभ इस वर्ष 31 मार्च तक उठाया जा सकता है। LTC कैश वाउचर स्कीम में LTC किराए और यहाँ पर दूसरे तरह के यहाँ पर कर्मचारियों को एडवांस देने का प्रावधान इसमें था। इसके लिए सामान की खरीदारी सरकारी कर्मचारियों के या फिर जीवन साथी या फिर LTC किराए के लिए पात्र परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भी की जा सकती थी, जिनमें एक से अधिक बिलों को स्वीकार किया जा सकता था। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी। PM किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त 14 मई को होगी जारी। PM मोदी खुद करेंगे जारी, किसानों से करेंगे बातचीत। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 14 मई को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की अगली किस्त यानी 8वीं किस्त यहाँ पर जारी करेंगे। साथ ही देश भर के किसान इस दिन यहाँ पर 11 बजे यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ेंगे। PM मोदी उनसे बातचीत करेंगे। इस बात की जानकारी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी है। वहीं देश के लाखों किसानों को अगली किस्त का इंतजार यानी 8वीं किस्त का इंतजार है। PM मोदी की किसानों के साथ बातचीत और किस्त जारी करने के मौके पर आप सीधे PM India webcast.nhc.in पर या फिर दूरदर्शन से यहाँ पर PM मोदी के साथ आप जुड़ सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 8वीं किस्त का इंतजार इसी के साथ अब खत्म हो गया है। किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये सरकार ट्रांसफर करेगी। साथ ही छोटे और सीमांत किसानों को साल में 6,000 रुपये उनके खाते में सरकार ट्रांसफर करती है। ये सरकार की तरफ से किसानों को दी जाने वाली वित्तीय मदद है, जो 2,000 रुपये की 3 किस्तों में यहाँ पर सरकार एक साल में यहाँ पर किसानों को ये सहायता देती है। इस स्कीम के तहत साल में यहाँ पर हर साल में 3 महीनों के अंदर 2-2 हज़ार रुपये की किस्त यहाँ पर सरकार जारी करती है। पहली जो किस्त है यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच जाती है। दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से यहाँ पर तीसरी जो किस्त है वो 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच यहाँ पर किसानों के खाते में आती है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आप ये देखना चाहते हैं कि PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, तो आप pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, अब मोबाइल में इंटरनेट बंद करके भी चला सकेंगे। व्हाट्सएप आ रहा है जबरदस्त फीचर। पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर एक ऐसा फीचर आ रहा है जिसका फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। दरअसल वेब वर्जन के जरिए व्हाट्सएप को मोबाइल के साथ कंप्यूटर पर भी चलाने की सुविधा मिलती है, लेकिन इसके लिए आपके स्मार्टफोन में लगातार इंटरनेट चलते रहना चाहिए। हालांकि नया फीचर आ जाने के बाद आपको डेस्कटॉप पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत नहीं होगी। आसान शब्दों में समझे तो आपके फ़ोन में इंटरनेट बंद है तब भी आपका व्हाट्सएप वेब वर्जन यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ समय में डेस्कटॉप पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पर मोबाइल से QR कोड स्कैन करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। कंपनी व्हाट्सएप वेब के लिए एक्टिव मोबाइल कनेक्शन की अनिवार्यता को खत्म करने जा रही है। हालांकि जिस डेस्कटॉप पर आप व्हाट्सएप चला रहे हैं उसमें इंटरनेट ज़रूरी होगा। फिलहाल कंपनी इस फीचर को यहाँ पर जल्द लॉन्च करने की सोच रही है, यानी इसकी टेस्टिंग यहाँ पर चल रही है, लेकिन इसको जल्दी कंपनी लॉन्च करने का फैसला यहाँ पर ले सकती है, जो जल्द ही यूजर्स के लिए जारी किया जा सकता है। वह रिपोर्ट के मुताबिक टेस्टिंग में हिस्सा ले रहे यूजर्स अब व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें एक मैसेज दिखाई देता है। इस मैसेज में साफ लिखा होता है कि व्हाट्सएप की डेस्कटॉप ऐप वेब वर्जन के इस्तेमाल करने के लिए आपको फ़ोन कनेक्ट रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस फीचर को एक बार में अधिकतम 4 डिवाइसों पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत में कोरोना वैक्सीन के नाम पर एंड्रॉइड स्मार्टफोनों में भेजे जा रहे हैं संदिग्ध एसएमएस। साइबर एजेंसी ने इसको लेकर जारी किया है अलर्ट। साइबर सुरक्षा एजेंसी ने लोगों को आगाह किया है कि फर्जी कोविड-19 पंजीकरण एसएमएस लोगों को यहाँ पर भेजे जा रहे हैं ठगों द्वारा, जिसके लिए यहाँ पर लोगों को सावधान रहने की बात यहाँ पर कही गई है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसी ने कहा है कि नुकसानदायी एसएमएस के 5 प्रकारों का यहाँ पर पता भारत में चला है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सीआरटी ने शनिवार को जारी सार्वजनिक सलाह में कहा है कि उन्हें खबर मिली है कि फर्जी एसएमएस संदेश भेजकर लोगों को यहाँ पर भ्रमित किया जा रहा है। वही लोगों को गलत तरीके से यहाँ पर उनसे रजिस्ट्रेशन वैक्सीन के लिए करवाया जा रहा है। इसको लेकर यहाँ पर साइबर एजेंसी ने लोगों के लिए अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। वही खबर के मुताबिक एजेंसी के सलाह में ये कहा गया है कि एसएमएस के साथ एक लिंक भी यहाँ पर आता है, जिस पर क्लिक करने पर एंड्रॉयड फोन में संदिग्ध ऐप यहाँ पर अपने आप इंस्टॉल हो जाती है। फिर वह स्वतः पीड़ित के फोन में दर्ज दूसरे फोन नंबरों पर सही यहाँ पर जो दूसरे फोन नंबर है उनके ऊपर यही जानकारी एसएमएस के जरिए सर्कुलेट यहाँ पर ये करता रहता है। आपको बता दें कि सीआरटी ने संघीय तकनीकी सीआरटी जो संस्था है वो साइबर हमलों से मुकाबला करने के साथ साथ भारतीय साइबर मंच की रक्षा जासूसी यहाँ पर ये करती है। वह रक्षा जासूसी और हैकिंग और अन्य तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए यहाँ पर ये काम करती रहती है। इन हमलों की पड़ताल यहाँ पर ये एजेंसी करती है। चलिए बात करते हैं अब देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,29,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस आए सामने। भारत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में भारत के अंदर 3,29,942 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और 3,876 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोरोना के ये मामले पिछले दिनों के मुकाबले कम सामने आए हैं, जो कि थोड़ी राहत की खबर है। लेकिन एक्टिव केसों की बात करें तो भारत में कुल एक्टिव केसों में 83% एक्टिव केस केवल 13 राज्य हैं वहाँ पर है। वहीं 10 जिलों में, और यहाँ पर जो 10 जिले हैं उसमें संक्रमण के 24 यहाँ पर % एक्टिव केस यहाँ पर भारत में, मतलब 10 जिले ऐसे भारत में हैं जिनमें जो भारत के टोटल केस है उसमें 24% एक्टिव केस भारत के इन्हीं 10 जिलों में है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 3 लाख यहाँ पर 56,000 के आसपास लोग ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना संक्रमण के ठीक हुए लोगों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ी है। वही टोटल संक्रमितों की संख्या भारत में 2,29,92,517 हो गई है, जिसमें 2,49,992 लोग यहाँ पर कोरोना के संक्रमण के कारण मौत उनकी हुई है। मैंने 2,50,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वही संक्रमण से अब तक भारत में 1,90,27,304 यहाँ पर मरीज कोरोना को हराकर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। वही अब देश में जो एक्टिव केस है वो यहाँ पर अब बढ़कर 37 लाख यहाँ पर हो चुके हैं। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक इन एक्टिव केसों में 83% एक्टिव केस केवल 13 राज्यों में है। ये 13 राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश ये राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव केस में बिहार भी इसमें नाम बिहार का और महाराष्ट्र का भी शामिल है। वही महाराष्ट्र में जो एक्टिव केस है वो यहाँ पर 5,53,000 के आसपास है। इसके बाद कर्नाटक में 5,71,000 के आसपास। इसके अलावा केरल में भी कोरोना के जो एक्टिव केस है वो यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं, यानी अभी यहाँ पर 4 लाख के आसपास एक्टिव केस है। उत्तर प्रदेश में 2 लाख के आसपास और राजस्थान में 2,03,000 के आसपास कोरोना के केस यहाँ पर बचे हैं। राजस्थान के अलावा आंध्र प्रदेश में 1,89,000 के आसपास एक्टिव केस है। तमिलनाडु में 1,52,000, गुजरात में 1,36,000 और पश्चिम बंगाल में 1,26,000 के आसपास एक्टिव केस बचे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 1,25,000, हरियाणा राज्य के अंदर 1,13,000 और मध्य प्रदेश में 1,11,000 और बिहार में 1,05,000 के आसपास एक्टिव केस बचे हैं। वही देश के 10 जिले ऐसे हैं जहाँ पर एक्टिव केस टोटल पूरे भारत के 24% है। ये 10 जिले हैं बेंगलोर अर्बन, पुणे, दिल्ली, एर्नाकुलम और नागपुर, अहमदाबाद और जयपुर, और इसके बाद में कोझिकोड और मुंबई। ये यहाँ पर जिले हैं जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संक्रमण के भारत में जो टोटल एक्टिव केस है उनमें 24% तो इन्हीं जिलों से यहाँ पर है। वहीं पिछले 24 घंटों की बात करें तो 70% नए मामले 10 राज्यों से सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा मामले यहाँ पर पिछले 24 घंटों में कर्नाटक में रिपोर्ट हुए। कर्नाटक में 39,000 के आसपास नए केस आए। महाराष्ट्र में 36,000, तमिलनाडु में 28,000, उत्तर प्रदेश में 21,000, राजस्थान में 16,000 और बंगाल में 19,000 के आसपास केस आए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 14,000 और दिल्ली में 12,000 के आसपास यहाँ पर केस आए हैं, जो कि एक राहत की यहाँ पर खबर है।